नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के दिन बीजेपी के साथ लगभग पूरे हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी हालिया 4 महीने बाद चुनाव हैं और कोई भी दल, बीजेपी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है जिनके के पास 105 विधायक हैं और इन दोनों दलों पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पर भी अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर अब महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनज़र अगर आप ये देखेंगे कि किस प्रकार लोकसभा चुनाव में अजीत पवार एक कमज़ोर कड़ी साबित हुए हैं। न सिर्फ अजीत पवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति है, बल्कि आज अजीत पवार ने खुद ही यह घोषणा करके कि वो मुसलमानों के आरक्षण के पक्षधर हैं, भाजपा को एक नई ऊर्जा दे दी है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि इन्हें गिने दिन में ही अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर मोदी के शपथ ग्रहण करते ही जिस एनडीए के एलआई ने सबसे पहले बगावत का बिगुल फूंका वो अजीत पवार थे और अजीत पवार जिनका कि केवल एक लोकसभा सदस्य चुनाव जीता है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बेटे भी चुनाव हार गए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद चुनाव जीतकर आए। अगर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को बर्दाश्त करती है, जो कि नहीं करेगी, क्योंकि पूरे चुनाव भर जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि किस प्रकार पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, और अब अगर उन्हीं की एलआई यानी कि अजीत पवार ये घोषणा करते हैं कि वो मुसलमानों के आरक्षण के पक्षधर है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक उगलो या खाओ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आंध्र प्रदेश में गठबंधन के एलआई चंद्रबाबू नायडू की पार्टी द्वारा मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने को लेकर सवालों के घेरे में है, अगर महाराष्ट्र जहां की 4 महीने बाद आम चुनाव में जाने वाला है प्रदेश, वहां अगर अजीत पवार इस तरह की ऐलान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अजीत पवार को लेकर एक प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत अजीत पवार से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अजीत पवार के साथ के तमाम विधायक और सांसद भी अब अपने मूल संगठन शरद पवार गुट के साथ जाने को तैयार बैठे।
और शरद पवार उन्हें अपने में शामिल करेंगे, इसको लेकर कोई भी सवाल या निशान नहीं है, क्योंकि शरद जी ने ये कहा है कि उन्हें अपने संगठन के विस्तार के लिए अगर कोई भटके हुए लोग लौट कर आते तो उन्हें उनसे कोई परहेज नहीं हो गया। हालांकि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी अपना दमखम दिखा ही दिया है, लिहाजा उन्हें अजीत को अपने में शामिल करने के लिए या जो अजीत कोट के लोग आएंगे उन्हें कोई तकलीफ संभवतः नहीं होगी, क्योंकि अजीत के जाने के बाद भी जिस तरह शरद पवार ने अपने सांसदों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ाई, तो उससे ये तय माना जा रहा है कि देर सबेर अजीत गुट का तो शरद पवार में गुट में विलय हो ही जाएगा। इधर एकनाथ शिंदे के ग्रुप के भी कई विधायक सांसद इस फेर में है कि इस चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी से विदा लेकर अपने मूल संगठन में चला जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वो जो गए हुए जिन्हें कि वो ये बताते रहे हैं कि जिन्होंने उनके साथ धोखा किया या गद्दार, उनको लेकर अभी पार्टी ने स्थिति साफ नहीं की है, क्योंकि खोखे और सब कुछ ओके की बात करने वाले उद्धव अगर उन गद्दारों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं और उन्हें टिकट भी देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक गलत संदेश उनके दल के अंदर जाएगा, जो कि भविष्य में उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। खैर, मेरा ब्लॉग जो आज इस संबंध में था वो मात्र ये बताने के लिए था कि अजीत पवार के इन्हें गिने दिन एनडीए में रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आज ये बयान दिया कि मुसलमान आरक्षण के पक्षधर हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और इधर जिस प्रकार चुनाव के मद्देनज़र अब पुरानी सरकार को बनाए रखने के लिए भी कई दल ये विचार कर रहे हैं कि क्यों न का चुनावपूर्ण इस गठबंधन से बाहर जाकर और इस सरकार को तिलांजलि दे दी जाए महाराष्ट्र की, और पूरा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव में लगाया जाए। एकनाथ शिंदे ने हालांकि इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जो उनके ग्रुप के कई लोगों को जिनके कि उद्धव ठाकरे से भी मधुर संबंध बताए जाते हैं, उनकी ओर से ये कोशिशें जारी हैं कि उसमें से कुछ लोग उद्धव ठाकरे के ऊपर जाएं और बाकायदा उस दल में शामिल हों। खैर, क्या होगा, लेकिन ये एनडीए के लिए असहज स्थिति होगी अगर अजीत पवार ग्रुप और इधर एकनाथ शिंदे के ग्रुप को भी अगर कुछ सांसद एनडीए छोड़कर कांग्रेस की ओर अपना रुख करते हैं या अन्य किसी दल में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की स्थायित्व पर भी सवालिया निशान उठेंगे, क्योंकि एनडीए के सबसे बड़े एलाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी मंत्रिमंडल गठन से बहुत ही नाराज हैं, और वो कब इस एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय कर देंगे, इसका जिम्मा
कोई भी न तो राजनीतिक विश्लेषक ले रहा है और न ही कोई राजनीतिक पंडित इस बारे में भविष्यवाणी करने को तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू से फोन पर तो बात की, लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने से जो संकेत एनडीए के फूट को लेकर गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो स्थिति संभवतः नई नवेली केंद्र सरकार के स्थायित्व से भी जोड़कर देखी जानी चाहिए। अब देखना यह है कि आखिर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू किस समय का इंतजार कर रहे हैं और कब वो इस गठबंधन से बाहर निकलेंगे। हालांकि बताया ये जा रहा कि नीतीश केंद्र सरकार द्वारा किसी संभावित गलती के फेर में हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई ऐसी गलती करती है जैसे कि उन्हें गठबंधन से बाहर जाने का मौका मिलता है, तो उस मौके को बनाएंगे ही। इधर नीतीश ने भी अपने बल पर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी मन बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनकी योजना के तहत उनका सहयोग नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर पर अब गठबंधन के कोई मायने रह नहीं जाते। लेकिन यहाँ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि राजद की ओर से या कांग्रेस गठबंधन की ओर से किस प्रकार की प्रक्रिया मिलती है। लेकिन रहा सवाल बिहार का, तो नीतीश के संबंध में सभी फैसले राजद ही लेगा, यानी कि लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। संभवतः नीतीश को, जो कि इंडिया गठबंधन के जनक भी रहे हैं, अपने में शामिल करने में शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।